और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ने विचित्र वक्तव्य दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अरविंद केजरीवाल का तर्क गलत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अरविंद केजरीवाल अलग अलग अजीब अजीब तर्क देते रहते हैं। लेकिन उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रविशंकर प्रसाद जी ने एक सवाल का जवाब नहीं दिया कि वो भारत के युवाओं की नौकरियां पाकिस्तानियों को क्यों देना चाहते हैं। रविशंकर प्रसाद जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी, लेकिन उन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि जब हमारे देश में बेरोजगारी चरम पर है, युवाओं की बेरोजगारी का दर 25% है, फ्रेश ग्रेजुएट्स की बेरोजगारी का दर 42% है, तो जो थोड़ी बहुत नौकरियां इस देश में हैं वो उन्हें पाकिस्तान बांग्लादेश के लोगों को क्यों देना चाहते हैं। मैं आज भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूं कि क्या सीएए का कानून आने से भारत में पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से गरीब लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी से यह पूछना चाहती हूं कि अगर ये गरीब लोग आते हैं और अगर आप पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में गरीब लोग जो अल्पसंख्यक हैं जिनके लिए ये सीएए का कानून है, उनकी अगर संख्या देखिए तो ऐसा कहते हैं 3-4 करोड़ के आसपास हैं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूं कि अगर इसमें से 1.5-2 करोड़ लोग भी भारत में आ जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी इन्हें कहां रखेगी, इन्हें कहां पे घर देगी, इन्हें कहां पे रहने की जगह देगी। क्या वो हमारे मोहल्ले में, हमारे कॉलोनियों में झुग्गी डाल के नहीं रहेंगे क्या भारतीय जनता पार्टी के पास 1.5-2 करोड़ घर मौजूद हैं क्या उनको देने के लिए? नहीं है। वो दिल्ली में झुग्गी डालेंगे, वो मुंबई में झुग्गी डालेंगे, वो कलकत्ता में झुग्गी डालेंगे, वो बैंगलोर में झुग्गी डालेंगे, वो देश भर में अलग अलग शहरों में झुग्गी डाल के रहेंगे। आप कहते हैं कि हमारे देश की युवाओं की नौकरियां खतरे में नहीं है, तो आप बता दीजिए कि जो ये 1.5-2 करोड़ लोग आएंगे आप उन्हें नौकरी देंगे कि नहीं देंगे। क्योंकि अगर आप उन्हें नौकरी देंगे तो जो नौकरियां हमारे युवाओं को मिलनी चाहिए वो उनके पास जाएंगी, और अगर आप उनको नौकरियां नहीं देंगे और वो अपनी गरीबी की हालत में बने रहे तो वो सड़कों पर घूमेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, चोरी चकारी करेंगे। तो अगर आप उन्हें नौकरियां देते हैं तो हमारे युवाओं की नौकरियां जाती हैं, नहीं देते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी की सारी परिस्थिति बिगड़ जाएगी। तो जब ऐसी परिस्थिति है कि ना आपके पास उनको देने के लिए घर है, ना नौकरी है, ना आपके पास, अगर गरीब लोग वो आ रहे हैं, ना आपके पास उनको कोई रखने की व्यवस्था है, आपके पास अपने देश के युवाओं के लिए नौकरियां नहीं है जो आप उनको दे देंगे, जो बिगड़ेगी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उसका आपके पास जवाब नहीं है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहती हूं कि अगर आपके पास नौकरी नहीं है, घर नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है, तो आप इन 1.5-2 करोड़ गरीब लोगों को पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से भारत क्यों लाना चाहते हो? आप पहले अपने देश की तो समस्याएं सुलझाइए। आप अपने देश से तो गरीबी दूर करिए, आप अपने देश से महंगाई दूर करिए, आप अपने देश से बेरोजगारी दूर करिए, उसके बाद आप किसी और को लाने का सोचिए। दूसरी बात, आप पूरे दुनिया की इतिहास और राजनीति में देख लीजिए, कोई ऐसा देश नहीं है
जो बाकी देशों के गरीब लोगों के लिए अपने दरवाजे खोलता है। पूरी दुनिया में तकरीबन अमीर से अमीर देश हो, वो कोशिश करते हैं कि किसी और देश से गरीब लोग उनके देश में ना आए, क्योंकि फिर उनकी जिम्मेदारी हो जाती है, उनको घर देने की जिम्मेदारी हो जाती है, उनको नौकरी देने की जिम्मेदारी हो जाती है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन करने की जिम्मेदारी हो जाती है। तो भारत को ऐसी क्या आन पड़ी है, भारतीय जनता पार्टी को ऐसी क्या आन पड़ी है, मोदी सरकार को ऐसी क्या आन पड़ी है कि वो बाकी देशों से गरीबों को भारत में लेके आ रहे हैं? क्या वो इसलिए लेके आ रहे हैं कि वो चाहते हैं कि ये 1.5-2 करोड़ लोग उनका वोट बैंक बन जाएं, कि आने वाले चुनावों में इसी वोट बैंक के आधार पर वो चुनाव जीतें? क्योंकि और कोई लॉजिक तो समझ में नहीं आ रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी से यह भी पूछना चाहती हूं कि पिछले कुछ सालों में जो 11 लाख प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स भारत छोड़कर, भारत की नागरिकता छोड़कर इस देश से बाहर चले गए हैं, आप उनको वापस लाने का क्यों नहीं प्रयास कर रहे? क्योंकि अगर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स आएंगे, बिजनेसमैन आएंगे, प्रोफेशनल्स आएंगे, भारत की इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेंगे, तो देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, नौकरियां बढ़ेंगी, महंगाई कम होगी। लेकिन आज मोदी सरकार को ऐसा लगता है कि सिर्फ अपने वोट बैंक की चिंता है, उन्हें भारत के युवाओं की चिंता नहीं है, उनकी जाती हुई नौकरियों की चिंता नहीं है, उनके भारत के लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी की चिंता नहीं है, उनको सिर्फ अपने वोट बैंक की चिंता है। थैंक यू। लेकिन इस पे कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि कोई नया आदमी नहीं आएगा, 2014 एक टाइम फिक्स है, उससे पहले से जो लोग भारत में रह रहे हैं उन्हीं लोगों को नागरिकता दी जाएगी। तो ऐसा कोई डर नहीं है कि दूसरे लोग आ जाएंगे, इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे? आपने देखा है भारत, दिल्ली में जब चुनाव होते हैं पिछले कई सालों से, तो हर बार अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के रेगुलराइजेशन की बात होती है। पहले कहा जाता था कि जो 2005 तक बनी है उनको रेगुलराइज कर देंगे, फिर अगले चुनाव में कहते हैं नहीं 2005 नहीं, जो 2010 तक बनी है उनको रेगुलराइज करेंगे। फिर 5 साल बाद अगला चुनाव आता है, फिर कहते हैं नहीं 2010 तक जो बनी है उनको रेगुलराइज नहीं करेंगे, जो 2015 तक बनी है उनको रेगुलराइज करेंगे। तो ये तो हर चुनाव के साथ ऐसे कानून बदले जाते हैं, तारीखें बदली जाती हैं। अगर एक बार भारत ने पाकिस्तानियों, बांग्लादेशियों, अफगानिस्तानियों के गरीबों को भारत में नागरिकता देने का रास्ता खोल दिया, तो बाकी लोग क्यों नहीं आएंगे? अगर उन्हें पता चल जाएगा कि आज नहीं तो कल हमें भारत में नागरिकता मिल जाएगी, तो वो बॉर्डर पार करके किसी तरीके से आएंगे। वो किसी को पैसे दे के, किसी के ट्रक में बैठ के, किसी के गाड़ी में बैठ के, घुसपैठियों के तौर पे किसी ना किसी तरीके से आएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि आज नहीं तो कल भारत सरकार हमें दे देगी सिटीजनशिप। तो ये तो एक शुरुआत है, जिसमें अभी तक की जो 2014 की डेट दी गई है, 5 साल बाद वो 2014 से 2019 हो जाएगा, 2019 से 2024 हो जाएगा। एक बार इसका रास्ता खुल गया तो चुनाव दर चुनाव में ये क्यों आगे नहीं बढ़ेगी तारीख? बीजेपी से कह रही है कि गरीबों के लिए नहीं, बेसिकली जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित इन तीनों देशों में लोग हैं उनको नागरिकता दी जा रही है। मतलब इस पर क्या? इसी पे एडिशन है मैम, द बीजेपी इज आल्सो सेइंग दैट यू आर फाइन विद रोहिंग्यास कमिंग टू इंडिया, but you have problem when persecuted minorities from neighboring countries are being given citizenship in India. देखिए, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, ये तीनों देश बहुत गरीब देश हैं। तो अगर कोई वहां से अपना देश छोड़ के आ रहा है तो ये स्वाभाविक बात है कि वो गरीब ही होंगे। अगर किसी के पास अपना चलता फिरता बिजनेस हो, सब कुछ ठीक ठाक हो, तो कोई अपने देश को आसानी से छोड़ के नहीं आएगा। इसलिए ये स्वाभाविक बात है कि जो आ रहे हैं भारत में वो गरीब ही आ रहे हैं। दूसरी बात,
ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है, सिर्फ मौखिक तौर से कह रही है कि जिनका रिलीजियस परसिक्यूशन हुआ है। आप कानून उठाइए, कहां पे लिखा है उसमें? कानून में सिर्फ और सिर्फ ये लिखा है कि जो इन तीनों देशों के अल्पसंख्यक हैं उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो अगर भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कह रही है कि जिनका परसिक्यूशन हो रहा है तो कानून में है क्यों नहीं? इसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपना वोट बैंक बना रही है। उनको कोई चिंता नहीं है कि हमारे देश के युवाओं का क्या होगा, उनकी नौकरियां कहां जाएंगी। उनको कोई चिंता नहीं है कि आज हमारे देश के बाद लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, लेकिन वो करोड़ों लोगों को और भारत में एंट्री दे रहे हैं। उनको कोई चिंता नहीं है कि जब हमारी कॉलोनियों में, हमारे मोहल्लों में ये लोग आके अपनी झुग्गियां डालेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी का क्या होगा। लेकिन उसके बावजूद अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए केंद्र सरकार ने सीए लागू करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। 10 साल देश पे राज करने के बाद एन चुनाव रविशंकर प्रसाद जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। में लोग आए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कौन है? ये अपने आस्था के नाम पर प्रताड़ित होकर आए हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से, और वो इसलिए प्रताड़ित हुए कि उनकी आस्था दूसरी थी। वो हिंदू थे, सिख थे, क्रिश्चियन थे, पारसी थे। तो भारत तो एक प्रकार से इस तरह से प्रताड़ित लोगों के लिए अवसर देता है ना, और यही रह रहे हैं ना वो बड़ी संख्या में। तो क्या उनको कानूनी माध्यम से नागरिकता का संरक्षण देना भारत का नैतिक, संवैधानिक और सांस्कृतिक अधिकार है या नहीं? न किसी की नौकरी ली जाएगी, न किसी की नागरिकता ली जाएगी। ये बात हम बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं। लेकिन केजरीवाल जी, वोट बैंक की प्रत्याशा में आप कहां तक जाएंगे? बार बार माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसको स्पष्ट किया है कि सीए हिंदुस्तान के किसी नागरिक की नागरिकता नहीं लेगा। सीए कानून का हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक के बारे में कोई संबंध नहीं है। न हिंदुस्तान में रहने वाले किसी की नागरिकता छीनेगा, न किसी को नागरिकता देगा। ये केवल और केवल वो लोग जो अपनी आस्था के नाम पर प्रताड़ित होकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान आदि से आए हैं, उनको नागरिकता देता है। और गृह विभाग ने भी बाकायदे एक स्टेटमेंट इशू किया है कि सीए देश के मुसलमानों के विरोध में कुछ नहीं कहता। तो ये फिर बिना मतलब का प्रोपेगेंडा क्यों किया जा रहा है? और सबसे आश्चर्य की बात है कि ये कौन लोग हैं जो रोहिंग्या के पक्ष में खड़े होते हैं और कहते हैं कि उनको अवसर दो, उनको अधिकार दो, और जो प्रताड़ित होकर हिंदुस्तान में दर दर भटक रहे हैं, पीड़ा की जिंदगी जी रहे हैं, जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं। आज भारत ने जब उनके लिए कोशिश की है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने, तो उसको लेकर इस तरह की बातें कही जा रही है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सीए के नाम पर सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वालों से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, कृपया करके झूठ का व्यापार करना बंद करें। स्टॉप टेलिंग लाइज अबाउट द सीए। कल मैंने ममता जी का एक वक्तव्य देखा, उनकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है बंगाल में, तो वो चिल्ला रही हैं। अब उस रेस में कूद गए श्रीमान केजरीवाल जी, और दक्षिण भारत में तो है ही है लेफ्टिस्ट लोग। We would like to clearly clarify on behalf of the BJP that CAA does not at all take away the citizenship of any Indian.
it does not at all deprive any Indians of their citizenship. It's only and only related to those who have been victims of persecution because of their faith and were forced to flee away from Pakistan, from Afghanistan, and from Bangladesh. So India, as a country, imbued by its civilizational heritage and constitutional obligation, has given them this protection under CAA. I would urge the parties also of South India, particularly in Kerala and Tamil Nadu, please stop spreading hatred based upon falsehood. तो मित्रों, मुझे कहना था, केजरीवाल जी तो कुछ नए नए तर्क रोज निकालते हैं, छोड़ दीजिए उनको। सबकी सियासी जमीन खिसक रही है, इसलिए हम ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि सीए कानून बनाया गया है प्रताड़ित लोगों के लिए, जो अपनी आस्था के कारण प्रताड़ित होकर आए, और इसके बारे में और कृपया करके झूठ, गलतफहमी फैलाना समाप्त करें। इंडी गठबंधन के एक भी दल ने सीए को लेकर तर्कपूर्ण बातें नहीं कही है और समर्थन नहीं किया है, या तो चुप है या तो कह रहे हैं कि चुनाव की वजह से लाया गया, या फिर तो इससे तो मैं तर्क की बात की। आज बार बार जब सरकार ने स्पष्ट किया है, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने स्पष्ट किया है, गृह विभाग ने अपने वक्तव्य में स्पष्ट किया है, तो फिर इसको क्यों बनाने की कोशिश की जा रही है? सांप्रदायिक वैमनस्य के आधार पर एक भी तार्किक विरोध नहीं किया गया है। इसलिए मैं लगा कि इसको स्पष्ट करना जरूरी है। Sir, Mamata Banerjee has also linked this to NRC, while Amit Shah, Home Minister, again said it will not take away anybody's citizenship, as you said, but they are linking it with NRC also, sir. Well, Mamata ji's slippery political ground in Bengal is forcing her to give a communal khala, which we condemn with all the authority at our command. Sir, you are saying that the Home Ministry has made it very clear multiple times about the rumors being spread to CA. What do you think? Why the opposition political parties are opposing this? What the intent behind it? My the reply is very simple. उन्होंने 3 तलाक का क्यों विरोध किया था? जो कि नारी न्याय, नारी सम्मान, नारी गरिमा के लिए था। उन्होंने हर बार प्रगतिशील कानून का क्यों विरोध किया? तो आज मेरा यही सवाल है, वोट बैंक के लिए कहां तक जाएंगे? What is the extent to which they are willing to degenerate themselves in pursuit of vote bank politics? That's all. उद्धव ठाकरे जी ने कहा है कि नितिन गडकरी जी को टिकट नहीं देंगे तो हम लोग एमवीए से उनको लड़ेंगे। नितिन गडकरी ने उसका जवाब दे दिया है, हास्यास्पद कहा है, बस ठीक है, उसके आगे कुछ नहीं कहना है। उनके अपने घर में ही बहुत मारधाड़ मची हुई है। That's all. Thank you. अब जरा मैं एयरपोर्ट निकल रहा हूँ। ममता बनर्जी पराकाष्ठा पर जाकर कह रहे हैं कि मुस्लिम के एक बहुत महत्वपूर्ण त्योहारों के दिन ऐसा लाया गया। अब इस तरह की बेतुकी बातों के बारे में मैं क्या कहूं? सीए कानून लाया 4 साल पहले, अब उसका रूल नोटिफाई किया गया है, बस उसकी प्रक्रिया बताई गई है। मैं फिर कहूंगा, कृपया करके इस तरह का धार्मिक उन्माद न फैलाएं। ममता जी, मैं आपकी परेशानी समझता हूं, आपकी जमीन खिसक रही है। हर सर्वे बता रहा है कि भाजपा की जबरदस्त विजय होगी, लेकिन कृपया करके जिसका कोई आधार नहीं है, जैसा पहले बार बार कहा गया है, इस कानून से ना भारत के किसी नागरिक की नागरिकता छीनी जाएगी न दी जाएगी। ये सिर्फ प्रताड़ित लोग के बारे में व्यवस्था करता है जो बाहर से आए हैं। तो फिर इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए। और ओवैसी साहब तो बैठे ही हुए हैं, वैसे मैंने सुना है आजकल उनकी भी जमीन खिसक रही है हैदराबाद में। I think the spokespersons of BJP in Hyderabad are enough to deal with Mr. Owaisi. सर, स्टालिन ने कहा हम इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे, ऐसा अब देखा जाए चलो ना भाई, this is a central law and a central law is required to be implemented. Thank you.
मैं प्रयागराज, फूलपुर और प्रतापगढ़ जा रहा हूँ। चलिए क्लस्टर में। कल भाजपा की केंद्र सरकार ने सीए लागू करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। 10 साल देश पे राज करने के बाद ऐन चुनाव के पहले इन लोगों को सीए की बात करनी पड़ रही है। अगर 10 साल में कुछ अच्छा काम कर लेते तो शायद आज सीए की जगह अपने कामों पे वोट मांग रहे होते। आज देश के सामने सबसे बड़ी समस्या महंगाई और बेरोजगारी की है। किसी को भी घर चलाना मुश्किल हो रहा है, इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, कमर तोड़ महंगाई हो रही है। उधर हमारे युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं रोजगार के लिए, उनके ऊपर डंडे लाठियां बरसाई जा रही हैं। ऐसे में सरकार बेरोजगारी और महंगाई का समाधान ढूंढने की बजाय सीए की बात कर रही है, तो ये बड़े दुख की बात है। ये सीए आखिर है क्या? बीजेपी की केंद्र सरकार का कहना है कि 3 देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 3 देशों के अल्पसंख्यक जो हैं वो अगर भारत की नागरिकता लेना चाहें तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसका मतलब बड़ी संख्या में यहाँ से अल्पसंख्यकों को हमारे देश में लाया जाएगा, उनको रोजगार दिए जाएंगे, उनके लिए घर बनाए जाएंगे, उनको यहाँ बसाया जाएगा। अजीब बात है ना। बीजेपी की केंद्र सरकार से हमारे बच्चों को रोजगार दिए नहीं जा रहे, पाकिस्तान से लोगों को लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाहते हैं। हमारे लोगों के पास तो घर नहीं है, भारत के तो ढेरों लोग बेघर हैं, लेकिन बीजेपी वाले पाकिस्तान से लोगों को लाके उन्हें भारत में बसाना चाहते हैं, उनको घर देना चाहते हैं। हमारे रोजगार उनके बच्चों को देना चाहते हैं, हमारे हक के घर उनमें पाकिस्तानियों को बसाना चाहते हैं। भारत सरकार का जो सरकारी पैसा हमारे परिवार और देश के विकास पे खर्च होना चाहिए, वो पैसा पाकिस्तानियों को भारत में बसाने पे खर्च किया जाएगा। इन 3 देशों में लगभग 2.5 से 3 करोड़ अल्पसंख्यक हैं। ये तीनों बहुत गरीब देश हैं। जैसे ही भारत के दरवाजे खुलेंगे, इन 3 देशों से भारी भीड़ हमारे भारत में आ जाएगी। अगर इन 2.5-3 करोड़ में से 1.5 करोड़ लोग भी भारत आ गए तो कौन देगा इनको रोजगार? कहां बसाओगे इनको? बीजेपी वाले अपने घर में बसाएंगे क्या इनको? इनके अपने घर में रखेंगे क्या इनको? बीजेपी वाले देंगे क्या इनको रोजगार? कौन देगा इनको रोजगार? तो प्रश्न उठता है कि बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है। कई लोगों से मैंने बात की, कुछ लोगों का कहना है कि ये पूरा का पूरा खेल वोट बैंक बनाने की गंदी राजनीति है। इन तीनों देशों से 1.5-2 करोड़ लोगों को अगर भारत ले आया गया और उनको चुन चुन के इस तरह से देश के अलग अलग भागों में बसाया गया, जिससे जहां जहां बीजेपी के वोट कम हैं वहां झुग्गियां डाल के अगर इन लोगों को वहां बसाया गया तो वहां बीजेपी का एक पक्का वोट बैंक तैयार हो जाएगा, बीजेपी के वोट बढ़ जाएंगे। और आने वाले इस चुनाव में तो नहीं, आने वाले भविष्य के चुनाव में बीजेपी को इससे बहुत बड़ा चुनावी फायदा मिल सकता है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। मुझे नहीं पता ये सच है कि गलत, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि बीजेपी ये क्यों कर रही है। एक तरफ बीजेपी की हरियाणा सरकार हरियाणा के बच्चों को रोजगार देने में असमर्थ है। रोजगार के लिए हरियाणा सरकार अपने बच्चों को इजराइल भेज रही है। इजराइल में हम सब जानते हैं कि युद्ध चल रहा है, हमारे बच्चों को युद्ध में धकेला जा रहा है। अपने बच्चों को तो रोजगार है नहीं और पाकिस्तानियों को भारत लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाहते हो। मेरी तो ये बात बिल्कुल समझ से परे है। बीजेपी वाले पूरी दुनिया से बिल्कुल उल्टा चल रहे हैं। पूरी दुनिया में कोई भी देश अपने पड़ोसी देशों के गरीबों को अपने घर नहीं लाना चाहता। पड़ोसी देशों के लोगों को अपने देश में आने से रोकने के लिए पूरी दुनिया में हर देश तरह तरह के कानून बनाता है, बॉर्डर पे दीवारें लगाता है, बॉर्डर पे बिजली की तारें लगाई जाती हैं ताकि पड़ोसी देश का कोई भी व्यक्ति हमारे देश के अंदर ना आ सके। बीजेपी शायद अकेली पार्टी है पूरी दुनिया की जो पड़ोसी देश के गरीब लोगों को अपने देश में घुसाने के लिए दरवाजे खोल रही है, बिल्कुल उल्टा कर रही है।
एक और बात है सोचने की, पिछले 10 सालों में 11 लाख से ज्यादा भारत के बड़े बड़े अमीर उद्योगपति और व्यापारी भारत छोड़ के चले गए। ये लोग भारत में फैक्ट्री चलाया करते थे, इंडस्ट्री चलाया करते थे, बड़े बड़े व्यापार किया करते थे, लाखों लोगों को नौकरी देते थे, रोजगार देते थे। ये बीजेपी की गलत नीतियों और उनके अत्याचार से तंग आके भारत छोड़ के चले गए। अगर बीजेपी को लाना ही है तो इन लोगों को वापस भारत लेके आओ ना, जो भारत छोड़ के चले गए। ये भारत आएंगे, इनके पास पैसा है, भारत में इन्वेस्ट करेंगे, नई नई फैक्ट्रियां खोलेंगे, नए नए व्यापार खोलेंगे, अपने बच्चों को रोजगार मिलेगा। ये क्या बदतमीजी है कि बांग्लादेश के, पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के लोगों को हमारे देश में लाके बसाएंगे और उनको हमारे बच्चों के हक के रोजगार उनको देंगे। ये लोग कह रहे हैं कि 2014 के पहले आए हुए घुसपैठियों को इन नागरिकता दी जाएगी। ऐसा नहीं है, ये तो शुरुआत है। एक बार ये सिलसिला चालू हो गया, एक बार दरवाजे खुल गए तो फिर बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी और बांग्लादेश से लोग भारत में आने लगेंगे। आज बीजेपी कह रही है 2014 के पहले आए हुए लोगों को ही नागरिकता दी जाएगी। देख लेना, अगले चुनाव में ये बीजेपी वाले इस तारीख को बढ़ा के 2024 कर देंगे कि 2024 के आए हुए पहले वाले लोगों को दी जाएगी, और फिर इसे और आगे बढ़ा देंगे। मोटी मोटी बात यह है कि पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों के लिए भारी संख्या में भारत आने के लिए बीजेपी सरकार ने दरवाजे खोल दिए। ये देश के लिए बेहद खतरनाक है और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भुगत रहे हैं, खासकर आसाम। आसाम के लोगों की भाषा और संस्कृति खतरे में पड़ चुकी है क्योंकि वहां पे बांग्लादेश से इतनी बड़ी संख्या के ऊपर इलीगल माइग्रेशन हुआ है। अब बीजेपी कह रही है कि इलीगल माइग्रेंट जो आए हैं उनको हम नागरिकता देंगे, उनको हम बसाएंगे, आसाम में बसाएंगे। आसाम के लोग बहुत नाराज हैं। एक तरह से देखा जाए तो हेमंत बिश्व शर्मा जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने धोखा दिया अपने लोगों को। अपने असम के लोगों की खातिर उन्हें सीए का विरोध करना चाहिए था। उन्हें कहना चाहिए था कि असम के लोगों की संस्कृति और भाषा दोनों खतरे में है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, पूरे देश की मांग है कि सीए को वापस लिया जाए। हम किसी हालत में अपने बच्चों की नौकरियां, अपने बच्चों के रोजगार दूसरे देश के लोगों को किसी हालत में नहीं देंगे। और अगर बीजेपी नहीं मानती तो इसको वापस नहीं लेती तो इस चुनाव के अंदर बीजेपी के खिलाफ वोट करके